मान्यवर कांशीराम अगर आज होते तो इन बच्चों को देखकर खुश हो रहे होते कि आने वाला भारत इन नौजवानों का बनेगा। लाख विपत्ति आए घबराइएगा मत, लाख आपको तोड़ने और डराने वाले लोग आएंगे, डरिएगा मत। और आपस में आपको लड़ाने वाले भी लोग आएंगे, आपको आपस में लड़ाएंगे कि आपका दुश्मन ये है, आपका दुश्मन ये है। मान्यवर कांशीराम ने जिसे 85% कहा था उसे 90% बना लो। इस देश में जो भी हाथ से श्रम करता है ना वो सब एक हैं। आइए हम सब मिलकर एक भारत बनाएं, भारत का संविधान लागू कराएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, मंडल और कांशीराम के सपनों का भारत बनाएं, भगत सिंह और अंबेडकर के सपनों का भारत बनाएं। ऐसा भारत जब तक नहीं बना मान्यवर कांशीराम आपको याद करेंगे और अफसोस करेंगे। अगर हम उनके सपनों का भारत नहीं बना पाए ना तो वो हमसे नाराज होंगे, और अगर वो सपनों का भारत हम बना ले गए तो उन्हें फक्र होगा कि जिनके लिए उन्होंने कुर्बानी दी वो पीढ़ियों ने उस कुर्बानी को जाया नहीं होने दिया। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म, किसी भगवान, किसी जाति से नहीं है। हमारी लड़ाई इंसान को इंसान के बराबर बनाने की है। इसलिए हम बराबरी का समाज बनाएंगे। कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई जाति के नाम पर श्रेष्ठ नहीं। आओ इंसान को इंसान से मिलाने का ये त्योहार मनाएं। कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई राष्ट्रपति बन जाए, कोई मंत्री, सांसद, विधायक बन जाए, अरे वो कुर्सी किराए की है। आज कोई बैठा, कल कोई बैठेगा, लेकिन जिस कुर्सी पर डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, मंडल और कांशीराम बैठे हैं उस कुर्सी को कोई अब हथिया नहीं सकता। वो वास्तविक कुर्सी है। भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था तब पुरुष और स्त्री में भेदभाव था न? शिक्षा सबको मिलती थी क्या? जिसकी जेब में पैसा है उसको पढ़ाई करने का मौका मिलता था, जो ऊंची जाति का है उसको पढ़ाई करने का मौका मिलता था। जाति देखकर पढ़ाई, जाति देखकर नौकरी, जाति देखकर अपमान। गांव गांव में जाकर आप देखो, मोहल्ले तक जातियों के नाम पर बटे हुए थे कि नहीं बटे हुए थे? बटे हुए थे ना। इन सब को तोड़ने का काम किसने किया? भारत के संविधान ने किया कि नहीं? भारत का संविधान लागू हुआ तो सब बराबर हो गए, ये हुआ ना। उसके बाद भी इस देश में भारत का संविधान घर घर नहीं पहुंचने दिया गया। और उस समय एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी नौकरी छोड़ दी, घर छोड़ दिया और शादी नहीं की, और घर में अपनी मां को ये बोलकर निकले कि मैं अब घर कभी नहीं लौटूंगा। मां ने कहा शादी विवाह कर लो, बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा? उस आदमी ने कहा कि करोड़ों करोड़ों बच्चे हमारे समाज के, ये मेरा परिवार है और मैं इसके लिए पूरा जीवन कुर्बान करूंगा। और वैसे मान्यवर कांशीराम, शुक्रिया। मान्यवर श्री कांशीराम साहेब की जयंती के शुभ अवसर पर बहुजन समाज समिति दिल्ली आजादपुर के इस इलाके में आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। सबसे पहले मैं इन आयोजकों को, प्रमोद जी या अमरजीत जी हैं, और मुझे पता चला है कि ये इस इलाके में पहली बार मान्यवर कांशीराम जी की जयंती मनाई जा रही है। मैं बहुत बधाई देता हूं इन आयोजकों को कि उन्होंने ये बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है। और भारतीय समाज असल में ऐसे उत्सव मनाने का एक मिजाज रखता है। नृत्य संगीत के साथ, गीतों के साथ एक उत्सव का माहौल होता है। और मान्यवर कांशीराम का जन्मदिन एक ऐसे उत्सव के साथ मनाया भी जाना चाहिए जैसा आजादपुर में इस समय ये माहौल बना हुआ है। मैं देख रहा हूं कि इस कार्यक्रम में बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, बहुत सारे लोग आए, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद बच्चों की है। और ये बच्चे, ढेर सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें शायद अभी ये अंदाजा नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है कार्यक्रम।
भाई लाइट लगी है, रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अमरजीत जी लोग हैं, किसी को सम्मानित कर रहे हैं, कोई आके हम जैसे लोग दो चार बातें आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन सच पूछे तो इस कार्यक्रम की शोभा तो ये बच्चे हैं। जो लोग ज्यादा बड़े होकर समझदार हो गए वो कार्यक्रम में कम आए हैं, जिन्हें अभी समझदार होना है वो बच्चे यहाँ आए हुए हैं। मैं इसलिए इस कार्यक्रम को सफल मान रहा हूं। अब समझदारी भी तो आते आते आती है। हम लोग भी बहुत नासमझ रहे और अभी भी बहुत नासमझ हैं। धीरे धीरे पढ़ते लिखते सीखते समझदारी आएगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इस कार्यक्रम की तस्वीरें जिन बच्चों के की भूमिका यहां पर है, उन बच्चों से उनके साथ आप तस्वीरें खिंचवाइएगा। आज से 2-4 साल 5 साल 10 साल बाद ये बच्चे बड़े होकर पूछेंगे कि ये फोटो कब की है, किस कार्यक्रम की है, और आप ये उन्हें बताएंगे कि जिस दौर में कथा भागवत सुनने पूरा पूरा परिवार जाया करता था, जहां अंधविश्वास और पाखंड फैलाया जाता था, ऐसे वक्त में हम तुम्हें अपने वैचारिक महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए ले गए थे। उन बच्चों को आपके ऊपर नाज होगा। ये बड़ी बात है और मैं बहुत बड़ी बातें न करके बस एक दो बात कहने आया हूं। इस देश को अभी देश बनना है। आप कल्पना करिए, अभी इसी मंच पर थोड़ी देर पहले ये बच्चे एक नाटक खेल रहे थे, और नाटक किस बात पे था जरा बच्चों बताओ। ये नाटक जो खेला गया है किस चीज पर था? पढ़ाई पर। छोटे छोटे बच्चे देखिए, इतना नाटक तो देख ही लिए हैं कि वो नाटक पढ़ाई पर था। अच्छा, पढ़ाई में भी किसकी पढ़ाई के ऊपर था? लड़का और लड़की में भेदभाव हमारे समाज में है कि नहीं है? बताओ भाई, भेदभाव है कि नहीं? लड़का अगर नालायक भी हो जाए तो घर का चिराग होता है, और लड़कियां कितनी भी लायक हो जाएं तो आज भी ये समाज उन्हें पराया धन कहता है। इस मिथ को तोड़ने वाला नाटक था कि नहीं? इस कार्यक्रम की सफलता इसलिए है कि उन्होंने आपके बीच का एक सवाल खड़ा किया है। अच्छा, अब एक बात और बताओ, आप बच्चों, अगर आपको 2 विकल्प दिए जाएं, एक विकल्प दिया जाए कि आपको खूब खाने पीने की सामान मिले, अभी बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, कि तुमको पैसा दे देते हैं, जाओ तुम देश भर में घूमो, जाओ तुम मौज मस्ती करो, एक विकल्प ये है। और दूसरा विकल्प ये है, तुम्हारी फीस किताब कॉपी सब फ्री हम करते हैं, जाओ तुम अच्छी पढ़ाई करके डीएम एसपी बनो, डॉक्टर इंजीनियर बनो। बताओ, आप घूमने का विकल्प चुनोगे कि डॉक्टर इंजीनियर बनने का विकल्प? पढ़ने का विकल्प चुनेंगे? कलम चुनोगे कि नहीं? और अगर हम अपने बच्चों के हाथ में कलम और किताब नहीं दे पाए तो आने वाली पीढ़ियां बच्चों की गुलाम पैदा होंगी, और फिर कुछ लोग कथा वथा सुनाने आएंगे और ऐसी ऐसी कथाएं सुनाएंगे जिसका कोई विज्ञान नहीं है, जिसका कोई सर पैर नहीं है। मान्यवर कांशीराम एक ऐसे व्यक्ति का नाम जो विचार में तब्दील हो गए। मैं केवल एक गुजारिश करके जा रहा हूं बच्चों, और मैं इन बधाई फिर से देता हूं जो आयोजक हैं आपके इलाके में। देखिए, इन्होंने वैचारिक कार्यक्रम करने का जोखिम उठाया है। भारत आजाद हुआ, ये इतिहास पढ़ा है ना आपने? भारत कब आजाद हुआ? 1947 में। उसके बाद भारत का संविधान बना, भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में। भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था तब पुरुष और स्त्री में भेदभाव था ना? शिक्षा सबको मिलती थी क्या? जिसकी जेब में पैसा है उसको पढ़ाई करने का मौका मिलता था, जो ऊंची जाति का है उसको पढ़ाई करने का मौका मिलता था। जाति देखकर पढ़ाई, जाति देखकर नौकरी, जाति देखकर अपमान। गांव गांव में जाकर आप देखो, मोहल्ले तक जातियों के नाम पर बटे हुए थे कि नहीं बटे हुए थे? बटे हुए थे ना? इन सब को तोड़ने का काम किसने किया? भारत के संविधान ने किया कि नहीं? भारत का संविधान लागू हुआ तो सब बराबर हो गए, ये हुआ ना? उसके बाद भी इस देश में भारत का संविधान घर घर नहीं पहुंचने दिया गया।
और उस समय एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी नौकरी छोड़ दी, घर छोड़ दिया और शादी नहीं की, और घर में अपनी मां को ये बोलकर निकले कि मैं अब घर कभी नहीं लौटूंगा। मां ने कहा शादी विवाह कर लो, बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा। उस आदमी ने कहा कि करोड़ों करोड़ों बच्चे हमारे समाज के, ये मेरा परिवार है और मैं इसके लिए पूरा जीवन कुर्बान करूंगा। और वैसे मान्यवर कांशीराम अगर वो घर छोड़कर निकलते नहीं, मैं केवल ये गुजारिश करके जा रहा हूं, मान्यवर कांशीराम अपने मां का कहना मान गए होते तो वो एक अच्छे बेटे होते। मान्यवर कांशीराम नौकरी करते, शादी करते तो एक अच्छे पति बन गए होते। मान्यवर कांशीराम बच्चे पैदा करके उनको अच्छा पालन पोषण करते तो एक अच्छे पिता बन गए होते। मगर मान्यवर कांशीराम ने अपने जीवन को कुर्बान करके इस देश के करोड़ों लोगों को, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बदल कर रख दिया। इसलिए मान्यवर कांशीराम आज भी इस देश के आइकॉन की तरह याद करते हैं। इसलिए आज मान्यवर कांशीराम की जयंती के दिन मैं आप सबसे केवल ये गुजारिश करके जा रहा हूं, हम सब डर गए लोग हैं। आजकल माहौल बहुत खराब है। मुझे आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम को न होने देने के लिए भी लोग चिट्ठी विट्ठी लिख रहे थे, विरोध कर रहे थे कि यहाँ फला व्यक्ति ना आए, फला व्यक्ति ना आए। और मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो और आयोजकों पर कल को 2-4 मुकदमा कर देंगे। भाई बहुत सारी चीज हो रही है। अगर आप देश में दंगा करने के लिए भाषण दो, कथा भागवत करने का कार्यक्रम कराओ, नाच गाना कराओ, आपको परमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार और कांशीराम को याद करोगे तो बाधाएं खड़ी की जाएंगी। मगर बाधाएं तो मान्यवर कांशीराम के सामने भी खड़ी की गई। और पता है ना, वो नौकरी में तो चले गए थे, और नौकरी में जब उनके ऑफिस में कहा कि अंबेडकर जयंती नहीं मनाने दी जाएगी, तो मान्यवर कांशीराम अपने कार्यालय में लड़ने वाले लोगों के साथ खड़े हो गए, नौकरी छोड़कर समाज में लौटे और इस देश में गांव-गांव तक चलकर इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो इस मुल्क में 90% हैं, उन सबको एक करके बहुजन का नाम दिया था और सबको मिलाकर कहा आपको इस देश का शासक बनना है। जाते जाते गुजारिश, इस जयंती मनाने वाले लोगों का साथ दीजिएगा। आपसे जो लड़ाई जिनसे है ना, किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई राष्ट्रपति बन जाए, कोई मंत्री, सांसद, विधायक बन जाए, अरे वो कुर्सी किराए की है। आज कोई बैठा, कल कोई बैठेगा। लेकिन जिस कुर्सी पर डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, मंडल और कांशीराम बैठे हैं, उस कुर्सी को कोई अब हथिया नहीं सकता। वो वास्तविक कुर्सी है। इसलिए जो लोग हिम्मत कर रहे हैं आपके मोहल्ले में, उनका साथ दीजिएगा। इस कार्यक्रम की सार्थकता इसी में है। वो जो छोटे छोटे बच्चों ने नाटक दिखाया ना, भूखे रहिए, प्यासे रहिएगा, घर में एक रोटी कम बने तो चल जाए, बच्चे रोए तो एक कपड़ा कम दीजिएगा चल जाए। उनके शौक को पूरा करने की बजाय 1-1 रुपया जोड़कर अपने घर के बेटा और बेटियों को शिक्षा जरूर दीजिएगा, और तब जाकर इस कार्यक्रम की सार्थकता बनेगी। जितने पति आए हैं वो अपनी पत्नियों को पढ़ाना शुरू कर दें। तब याद करिए, ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया था। अगर महिलाएं नहीं पढ़ेंगी तो कोई कार्यक्रम का मतलब नहीं है भाई। जितनी लड़कियां इस कार्यक्रम में आई हैं, घर में जाकर थोड़ी लड़ाई जरूर करना कि वहां जाकर जोर से जय भीम बोलते हो। अब मुझे तब तक पढ़ाओ जब तक मैं अपने पैर पर खड़ी ना हो जाऊं और अपना अधिकार, अपना निर्णय अपने से न ले लूं। पढ़ाई सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि मानसिक रूप से जिनको गुलाम बनाया गया, उनकी पीढ़ियों के लोगों को कोई चंदा के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर लड़वा देता है। आपके बच्चे अगर शिक्षित हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी किस्मत बदल कर रख देंगे। इसलिए आज मान्यवर कांशीराम को याद करते हुए मैं बधाई देता हूं आयोजकों को और इनकी पूरी टीम को। अभी तो ये पहला कार्यक्रम है, कुछ दिन और कार्यक्रम करिए, ये पूरा मेला ग्राउंड भर जाएगा। और एक बात समझिए, ये कार्यक्रम जिस ग्राउंड में हुआ, मुझे पता चला इसका नाम है रामलीला मैदान ना। आज असली लीला इस मैदान में शुरू हुई है, असली लीला है ये। और अभी इस लीला को और आगे बढ़ाना। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म, किसी भगवान, किसी जाति से नहीं है।
हमारी लड़ाई इंसान को इंसान के बराबर बनाने की है। इसलिए हम बराबरी का समाज बनाएंगे। कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई जाति के नाम पर श्रेष्ठ नहीं। आओ इंसान को इंसान से मिलाने का ये त्योहार मनाएं। मानवर कांशीराम अगर आज होते तो इन बच्चों को देखकर खुश हो रहे होते कि आने वाला भारत इन नौजवानों का बनेगा। लाख विपत्ति आए घबराइएगा मत, लाख आपको तोड़ने और डराने वाले लोग आएंगे, डरिएगा मत। और आपस में आपको लड़ाने वाले भी लोग आएंगे, आपको आपस में लड़ाएंगे कि आपका दुश्मन ये है, आपका दुश्मन ये है। मानवर कांशीराम ने जिसे 85% कहा था उसे 90% बना लो। इस देश में जो भी हाथ से श्रम करता है ना, वो सब एक हैं। आइए हम सब मिलकर एक भारत बनाएं, भारत का संविधान लागू कराएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया मंडल और कांशीराम के सपनों का भारत बनाएं, भगत सिंह और अंबेडकर के सपनों का भारत बनाएं। ऐसा भारत जब तक नहीं बना, मानवर कांशीराम आपको याद करेंगे और अफसोस करेंगे। अगर हम उनके सपनों का भारत नहीं बना पाए ना, तो वो हमसे नाराज होंगे। और अगर वो सपनों का भारत हम बना ले गए तो उन्हें फक्र होगा कि जिनके लिए उन्होंने कुर्बानी दी, वो पीढ़ियों ने उस कुर्बानी को जाया नहीं होने दिया। आप सबको मैं सैल्यूट करता हूं। और अगली बार जब दिल्ली के इस कोने में कार्यक्रम हो तो इतना ताकत से रहे कि इस मैदान में कोई जगह खाली न बच जाए। मानवर कांशीराम की जयंती पर ढेर सारी बधाई। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।